नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल साइंस की, जिसमें हम लोग 10 एमसीक्यू क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस अगर आप नहीं देखें तो देखना अगर चाहते हैं तो उसके जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो वीडियो सीरीज है ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो ये उन सब में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, किसी भी तरह से हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए थर्ड वीडियो के हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है, एरिया अंडर द फोर्स कर्व and displacement axis, square of the area under the force curve and the displacement axis, natural log of the area under the force curve and the displacement axis, twice the area under the force curve and the displacement axis। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वर्क होता क्या है। तो वर्क बेसिकली W is basically what? It's a magnitude of force into displacement, है ना। डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर का कुछ यहाँ पर लॉग या कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वर्क का ये होता है। अब हम लोग बहुत बार हमने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि ऐसे भी आपने इक्वेशन देखा होगा एफ डॉट एस कॉस थीटा, है ना। तो ये कॉस थीटा क्या होता है? ये एंगल बताता है कि वर्क डन जो हो रहा है वो कितने एंगल पे हो रहा है। और वर्क डन जो होता है मैक्सिमम कब होता है? वर्क डन मैक्सिमम जब थीटा का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री होता है। एंड वर्क डन मिनिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होता है एंड कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो अगर थीटा जो है कॉस थीटा अगर वो 90 डिग्री है, यानी पूरा वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई एक पर्सन कूली मान लेते हैं, वो बहुत सारा 40 केजी का सामान वो अपने सर पे रखा हुआ और 1 घंटे के लिए खड़ा हुआ। ऐसे तो अगर देखा जाए लिटरल मीनिंग में तो ये वर्क डन कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका जो एंगल है ना, वो 90 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हिज वर्क डन इज 0, ठीक है। और जनरली वर्क डन जो निकालना पड़ता है ये इसी कर्व से ही निकलता है, ठीक है, कि यहाँ पर फोर्स हम लोग y एक्सिस पे ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट हमारा x एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वेरिएबल फोर्स का, ठीक है, वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स का जो है टाइम के साथ में वो चेंज हो रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व जो है, ये जो रेक्टेंगल वाला एरिया है वही होगा उसका वर्क डन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। वर्क इज इक्वल टू बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकंड क्या है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग डोरमेंसी इन सीड्स, ठीक है। इथिलीन, जिबर्लिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एंड ऑक्सिन। तो सबसे पहले तो आपको प्लांट हार्मोन्स के नाम पता होने चाहिए, जितने भी है चारों के चारों क्या है, ये हमारे प्लांट हार्मोन्स। और इसके अलावा और एक है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन भी एक प्लांट हार्मोन है, सबके अलग अलग फंक्शन से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डोरमेंसी क्या होता है, ठीक है, और स्पेशली सीड में क्या होता है। ये सीड का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपिटिटिव एग्जाम में, लेकिन मैं जस्ट ऐड किया हूँ कि आपको समझ आ जाए। सीड डोरमेंसी एक इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है, ऐसा कंडीशन है जिसमें सीड को प्रिवेंट किया जाता है जर्मिनेशन होने में, स्प्राउट होने में, ठीक है। तो उस कंडीशन को मेनली जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होता है तो सीड क्या होता है, सीड जो है वो स्प्राउट करना शुरू करता है। जैसे कि हम लोग अगर किसी चने को भिगो के रखते हैं 1-2 दिन में वो स्प्राउट होने लगता है, अंकुरित होने लगता है ना, और फिर उसी को अगर हम लोग मिट्टी में लगा देंगे तो वो एक पौधा बन जाएगा। उसी तरह से डोरमेंसी क्या होता है, सीड डोरमेंसी उसको उसका जो जर्मिनेशन है उसको स्टॉप करना। तो ये कौन करता है? तो ये एब्सिसिक एसिड करता है। एब्सिसिक एसिड यानी ABA, इसको बहुत बार क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है फॉर प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड इज नेचुरली ऑकरिंग केमिकल इन प्लांट्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड हेल्प प्लांट टू अडॉप्ट अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन,
ठीक है। अनफेवरेबल जैसे कि ड्रॉट हो गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर, रिड्यूस डे लाइट, है ना। इसीलिए एब्सिसिक एसिड जो है जब भी स्ट्रेस कंडीशन होता है प्लांट के लिए तब ये रिलीज होता है और ये क्या करता है उस समय उसको प्रोटेक्ट करके रहता है। ठीक है, तो ए बी ए या फिर एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मोलस्क, कटल फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश एंड नन ऑफ द अबव। मोलस्क बेसिकली है क्या, तो एक ये फाइलम है। ठीक है, ये एक फाइलम है एनिमल किंगडम का। ठीक है, और ये जो फाइलम है ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द होल एनिमल किंगडम है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है ये कौन है, मोलस्क। लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट जो होगा वो होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडास में मेनली क्या होता है, जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं सारे के सारे मेनली आर्थ्रोपोडास में आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम यानी सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है वो आर्थ्रोपोडा में मिलता है। आर्थ्रोपोडा के बाद में सबसे ज्यादा स्पीसीज किस में मिलता है, तो वो मोलस्क में मिलता है। अब जो ऑप्शन दिया हुआ कटल फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, ऐसा तो लग रहा है ये सारे फिश है, लेकिन इसमें से कोई भी फिश एक्चुअल में है नहीं, मछली कोई भी नहीं है। सिल्वर फिश जो है वो बेसिकली आर्थ्रोपोडा के अंदर आएगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडास के अंदर आएगा, यानी ये वो इंसेक्ट है। ऐसा लग रहा है ऑप्शन देखिए कि ये मछली है, लेकिन नहीं। इसका सही जो आंसर होगा इसमें से मोलस्क जो है ऑप्शन नंबर ए कटल फिश जो है वो मेनली, ये जो है फोटो आप देख सकते हैं बहुत सारे, ये जितने भी जिनके एक शेल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा स्नेल, जो घोंघा होते हैं, स्नेल होते हैं, ये सारे ऑक्टोपस, ये सब क्या है, ये मोलस्क वाले फाइलम में आ जाता है। ठीक है, ऑयस्टर वगैरह ये सब मसल्स हो गया, ये ऑयस्टर है ना, स्क्विड, बहुत सारे जो ये सारे के सारे एक्वाटिक ही होते हैं ज़्यादातर, और बहुत सारे खाया भी जाता है, बहुत सारे बहुत देश के लोग इसे खाते भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा कटल फिश, इसमें से सिर्फ मोलस्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज दमदम फीवर या फिर कालाजार। ठीक है, दमदम फीवर या कालाजार बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वायरस। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है दमदम फीवर या कालाजार के बारे में, तो इस ऊपर में रेड हैंड राइट हैंड साइड के आई वाला आइकन शो हो रहा होगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने डिटेल में कालाजार के बारे में, कालाजार बीमारी के बारे में बताया, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बीमारी जो होता है ये किससे होता है कॉज, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस। तो ये बेसिकली प्रोटोजोआ से होता है। जैसे मलेरिया, मलेरिया भी किससे कॉज होता है, तो प्रोटोजोआ। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है मलेरिया के लिए, वो प्रोटोजोआ का नाम है मेनली प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। लेकिन कालाजार जो होता है वो भी एक प्रोटोजोआ से होता है, और उस प्रोटोजोआ का जो नाम है वो है बेसिकली लेशमेनिया जेनस। ठीक है, उसका नाम है लेशमेनिया। ठीक है, लेशमेनिया। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है सैंड फ्लाई। वेक्टर यानी जो डिजीज को कैरी करता है। ठीक है, जैसे मलेरिया में कॉजेटिव एजेंट तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसमें कैरी कौन करता है या वेक्टर कौन है, तो उसमें एनिफेलस मस्क्यूटो है, फीमेल एनिफेलस मस्क्यूटो। सेम थिंग इसमें भी कालाजार में जो होता है लेशमेनिया तो प्रोटोजोआ है, ये बीमारी कॉज करता है, लेकिन बीमारी को कैरी कौन करता है, फैलाता कौन है, वो होता है सैंड फ्लाई। ठीक है, ये हो गया। कालाजार जो है ज्यादातर हमारे ईस्टर्न पार्ट, बिहार, ईस्टर्न यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में सबसे ज्यादा मिलता है। और सिम्टम्स देख सकते हैं इस फोटो में आपको। ठीक है, इसमें मेनली जो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, स्प्लीन हो गया और हमारा लीवर, ये दोनों ही क्या होता है, फूल जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है। ठीक है, फिर रात को पसीना आना, फिर स्किन जो है, कालाजार का मतलब ये है कि आपका बहुत सारा स्किन का पार्ट जो है आपके बाकी स्किन के पार्ट से वो काला पड़ जाता है। ठीक है, वॉमिटिंग, कफ, बुखार आना, ये सब बहुत नॉर्मल सा हो गया। लेकिन इसमें दो मेन है, एक तो बॉडी काली पड़ जाएगी, दूसरा है स्प्लीन और जो लीवर है उसका सूजन आ जाता है, बुखार आना। ठीक है, जैसे मलेरिया डेंगू में होता है वैसा सारे सिम्टम्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोटोजोआ इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द रेड कलर ऑफ द रेड वाइन इज मेनली कॉज बिकॉज ऑफ व्हाट, केमिकल्स प्रेजेंट इन द वाइन, पिगमेंट्स, कलर ब्लेंडेड या फिर एजिंग से होता है। तो ये जो कलर होते हैं, अलग अलग कलर्स के वाइन होते हैं, मेनली ये किस कारण से होते हैं, तो आपको पता होगा जितने भी वाइन्स हैं वो ज्यादातर क्या होता है, फ्रूट जूसेस होते हैं एक्चुअली में। ठीक है,
उसमें ऑब्वियसली लिकर कंटेंट होता है क्योंकि वो फर्मेंटेशन किया जाता है, तो फर्मेंटेशन से अल्कोहल बन जाता है, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बन जाता है। तो वो तो होगा, अल्कोहल कंटेंट होता है, लेकिन ये सारे के सारे जो है वो फ्रूट से या कुछ कुछ ग्रेन से बनते हैं, सीरियल से बनते हैं, है ना। तो ये मेनली जो होता है रेड कलर जो आता है मेनली पिगमेंट्स के कारण होता है। और पिगमेंट्स प्लांट में 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक हो गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर होता है, और ये क्या करता है मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर 2 अलग पिगमेंट्स है जैसे कैरोटीन्स, ठीक है, कैरोटीन्स मेनली कैरोट में जैसे प्रेजेंट होता है, ये ऑरेंजिश येलोइश कलर के लिए होता है। और एंथोसायानिन, तो ये जो पिगमेंट है रेड कलर, ये एंथोसायानिन के कारण होता है, जैसे टमाटर में हो गया, पोमेग्रेनेट में हो गया, ये सब एंथोसायानिन पिगमेंट्स के कारण होता है। और एंथोसायानिन प्लम, ब्लूबेरीज, चेरीज इन सब में प्रेजेंट होता है, और इन्हीं सब से क्या होता है वाइन्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखते हैं। Pratham was the first animal born in 1990 by the IBF in vitro fertilization at the National Dairy Research Institute करनाल। वो क्या था? काव था, बफलो था, शिप था, गोट था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बफलो। प्रथम, यह फोटो देख सकते हैं, ये बफलो था, ठीक है। और ये जो हुआ था आईबीएफ टेक्नोलॉजी से हुआ था। अब आईबीएफ टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जो आता है मेनली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, आर्ट के अंदर आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो नॉर्मली कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी है। इसमें इसको बहुत बार कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें नॉर्मली या तो मेल में या फीमेल में या दोनों में ही दिक्कत हो सकती है कंसीव करने में, इसी कारण से हो रहा है। तो मेनली क्या किया जाता है कि फीमेल से उसका ओवम लिया जाता है एंड मेल से उसका स्पर्म लिया जाता है, फिर एक टेस्ट ट्यूब में मेनली लैब के कंडीशंस के अंदर में उसको फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म और ओवम को, और एक वहाँ से जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा, और फिर अगर नॉर्मल डिविजन्स शो होता है, नॉर्मल जैसे डिवीजन होते हैं एम्ब्रॉयो का, अगर वो होता है तो फिर वो क्या किया जाता है, या तो जाइगोट स्टेज में या फिर एम्ब्रॉयो स्टेज में अगेन वो फीमेल के अंदर में इंसर्ट कर दिया जाता है। इसी टेक्निक को मेनली टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसी टेक्निक के थ्रू 1990 में सबसे पहला जो एनिमल बॉर्न हुआ था वो था प्रथम, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये प्रेजेंटली कहाँ पर है? तो ये भी पूछ देता है कि नेशनल एनडीआरआई किधर होता है, तो ये करनाल हरियाणा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाता है। Who among the following is credited to work for the unification of electricity, magnetism, optics field of physics? तो ये तीनों को किसने एक साथ में समझाया है पूरे दुनिया को? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, माइकल फैराडे, हैंस क्रिस्टन ऑर्स्टेड, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हैंस क्रिस्टन ऑर्स्टेड एंड आइजक न्यूटन। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा मैक्सवेल, ठीक है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये आपकी फोटो देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। हम लोग ज़्यादातर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जैसे आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ही जानते हैं, लेकिन जेम्स क्लर्क, वो जो मैक्सवेल है, इनका अगर जो भी हायर क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग वाले पढ़े हुए हैं, उनको ये बहुत बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स के फील्ड को यूनिफाई किया गया है, इन्होंने किया था। ही शोड दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो हम लोग ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि लाइट हैज डुअल नेचर, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर जो है मेनली वो मैक्सवेल ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही शोड दैट लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं CGXUVIMR, है ना, कॉस्मिक रे, गामा रेज, एक्सरे, यू अल्ट्रावायलेट, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में। तो ये सारा कंसेप्ट जो है मैक्सवेल का देन है। इस थ्योरी इज कंसिडर्ड टू हैव पेव्ड द वे फॉर बोथ क्वांटम मैकेनिक्स एंड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। तो हम लोग जो क्रेडिट देते हैं आइंस्टाइन को, है ना, फॉर रिलेटिविटी और या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो ये ज़्यादातर जो काम है मेनली मैक्सवेल ने किया था, और मैक्सवेल से सीख कर ही मेनली आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज दी थी, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है।
जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करेंगे। When one body is actually moving over the surface of other body, the friction is known as। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पे मूव कर रहा है तो कौन सा टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक, लिमिटिंग, स्टैटिक या नेगेटिव। ऑब्वियसली जब मूव कर रहा है तो ये काइनेटिक ही होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको पता होगा कि जनरली दो टाइप के ही फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, ठीक है, जब रेस्ट पोजीशन पे है दोनों, तब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। डायनामिक या काइनेटिक जब वो मूव कर रहा होता है। अब डायनामिक में भी दो तरह से होता है, डायनामिक में भी या डायनामिक या काइनेटिक में भी दो अलग अलग होते हैं। एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग मतलब एक के ऊपर कोई चीज स्लाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग वो खेलते हैं जब स्लिप करते हैं हम लोग, है ना, किसी चीज से, तो वो वहां पर स्लाइडिंग होता है। रोलिंग जैसे किसी भी गाड़ी का पहिया हो गया, चक्का हो गया, व्हील हो गया या रोलर स्केट्स हो गया, सब क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है, तो ऑब्वियसली रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम रहता है, इसीलिए हम लोग रोलिंग में हम लोग ज़्यादा जल्दी मूव कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगता है, तो ऑब्वियसली हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन में रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इसीलिए तो वो रेस्ट में है ना, तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है एंड रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करेंगे। द बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलिटी इज ए कॉमनली नोन एज, ये कौन सी बीमारी है, तो बोवाइन से समझ सकते हैं कि ये मेनली कैटल्स में होती है, ठीक है। और इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज, मैड काउ डिजीज, फॉग फीवर या क्रूजरफील्ड जैकोब डिजीज, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमनली इसको मैड काउ डिजीज कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, तो ये बेसिकली कैटल्स में होता है, बफेलोस काउस में होते हैं, और ये बेसिकली ब्रेन को जो है, जो गाय भैंस की ब्रेन होती है उसको डैमेज करता है, ठीक है। और अगर वैसा मीट कोई भी अगर कंज्यूम कर रहा है, बीफ वगैरह, तो वो अगर ह्यूमन भी कंज्यूम कर रहा है तो वो बीमारी ह्यूमंस में भी हो सकता है, ठीक है। और ये मेनली कॉज किससे होता है, तो ये प्रियॉन से होता है, ठीक है। प्रियॉन बेसिकली एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि इसमें एक बेसिकली ये प्रियॉन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, जस्ट एक प्रोटीन होता है दैट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन्स इन द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली। तो प्रोटीन्स की जो फोल्डिंग होती है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फोल्डिंग्स होते हैं, ये सब आप हायर क्लासेस में मेनली कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर वो फोल्डिंग सही से नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली वो डिजायर्ड प्रोटीन नहीं बनेगा, वो डिजायर्ड एंजाइम्स नहीं बनेंगे, वो डिजायर्ड केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली अबनॉर्मलिटीज आएंगी। तो इसी कारण से अगर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी तो ये कौन करता है, तो ये प्रियॉन बोल के है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रियॉन जैसे वायरस होता है, वायरस हो गया, विरॉइड्स हो गया, प्रियॉन्स हो गए, उसी तरह से है। तो प्रियॉन डिजीजेस कैन अफेक्ट बोथ ह्यूमंस एंड एज वेल एज एनिमल, लेकिन ज़्यादातर ये कैटल्स में ही होता है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलिटी। इसीलिए ब्रेन जो होता है, ब्रेन में कैटल्स सूजन आ जाती है और अल्टीमेटली अगर इलाज ना हुआ तो डेथ होती है, गाय भैंस जो हो पागल हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेट, ठीक है। इट इज a scalar quantity, its value is independent of g, it is determined by a spring balance, none of the above, ठीक है। तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता होगा वेट और मास में डिफरेंस क्या है, सबको लगेगा सेम ही है। मास जो होता है मेनली हम लोग उसको m से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन वेट जब हम लोग बात करेंगे वहां पर क्या होता है, तो वहां पर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ जाता है, ठीक है। तो वेट दैट इज W इज इक्वल टू बेसिकली वो फोर्स, ठीक है, वो फोर्स, जैसे कि अगर कोई वजन है तो उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, दैट इज mg। लेकिन अगर किसी के हम लोग मास बात किया जाए तो उसमें सिर्फ मास ही होता है, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। और दोनों के केस में अगर, तो इसीलिए
जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू होती है अलग होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ में अलग होगी, पोल्स में अलग होगी, है ना। तो जी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वेट भी चेंज होगा, ठीक है। और अगर हम लोग अर्थ में कंपेयर करें अपना वेट, या मार्स में करें या मून में करें, क्योंकि जी का वैल्यू जो है स्मॉल जी का वैल्यू वो हर जगह चेंज होता है, तो अगर जी चेंज होगा तो वेट हमारा चेंज होगा। लेकिन मास जो है वो क्या है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप अर्थ में नाप रहे हो, मून मून में नाप रहे हो या मार्स में नाप रहे हो। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द वेट एंड मास, ठीक है। मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। वेट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जी नहीं है, वो डिपेंडेंट ऑन जी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि वेट जो है हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस से नाप लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट एंड मास में डिफरेंस जानना, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपके कितने स्कोर आए हैं आउट ऑफ 10 वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। अगर कोई भी सजेशंस हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो में, उसमें भी हम लोग 10 नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।